हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। दोस्तों, आज ये हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। विश्वास मानिए, हिंदी में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतने ज़बरदस्त तरीके से हमने मैटर को बनाया है और इसको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपके कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हिंदी हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बनते हैं, उसको हमने समेटने का पूरा प्रयास किया है। और हमने अभी तक आपको 2 क्लास पढ़ाया। हिंदी हिंदी का विकास, और दूसरा जो था वर्णमाला था। वर्णमाला के अंतर्गत हमने कल आपको पढ़ाया वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो होता है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला जो होता है, ये वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हमने आपको कल पढ़ाया था स्वर, व्यंजन और अयोगवाद। वर्णमाला का जब हमने विभाजन किया तो वर्णमाला के अंतर्गत 3 चीजें देखने को मिलती हैं। स्वर मिलता है, व्यंजन मिलता है और अयोगवाद। स्वर किसे कहते हैं, हमने कल आपको बताया, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अबाध गति से यानी बिना बाधा के या स्वतंत्र रूप से हो, उसे ही स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनको बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है, उसे ही स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह ये न तो स्वर होता है न ही व्यंजन होता है, लेकिन यह जो है ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वर के साथ होता है न ही व्यंजन के साथ होता है, फिर भी ये अर्थ का वहन करते हैं। फिर भी ये अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा। अ मतलब नहीं होता है, योग मतलब जुड़ना, यानी जो जुड़े नहीं फिर भी वाह वाह मतलब अर्थ का वहन करना। यानी ऐसे वर्ण जो न तो स्वर के साथ जुड़ते हैं और न ही व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अं और अह। ये अं और अह जो होते हैं, स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। अयोगवाह को ही स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवाह को ही स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। हमने कल आपको बताया स्वर कितने प्रकार का होता है, या स्वर को जब हमने बांटा तो इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। प्रश्न पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 है। या ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, इसमें से 3 ये दे देगा और 1 इसमें से कोई दे देगा। जब पूछेगा नहीं है तो 3 तो रहेंगे, एक कोई जो नहीं रहेगा वही होगा। यानी अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जो होता है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण से अधिक का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं। इसके अंतर्गत 3 स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये क्या है, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर है। अगर हम बात करते हैं ये आ का निर्माण कैसे हुआ है, तो आ का निर्माण 2 समान और से मिलने से हुआ है। यानी दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जब 2 समान स्वर, यानी दीर्घ स्वर जब 2 समान स्वरों का मेल हो तो उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ में क्या हो रहा है, अ और अ ये दोनों समान है, इस अ और इस अ के मिलने से बड़ा आ रहा है। बड़ी ई का निर्माण 2 छोटी ई के मिलने से, 2 समान स्वर छोटी ई के मिलने से बड़ा ई। और बड़ा उ जो है ये 2 छोटे उ के मिलने से
बड़ा ऊ बन जाता है। फिर अगर हम संयुक्त स्वर की बात करते हैं, संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ए का निर्माण जो है अ और ई के मिलने से हुआ है। तो ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। ऐ का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। ओ का निर्माण अ और उ के मिलने से होता है। औ का निर्माण अ और ओ के मिलने से होता है। ये सब सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कल। अब आइए चलते हैं आज आगे। आगे हम आपको बताते हैं, अब हम स्वर का विभाजन करेंगे। अब हम स्वर का विभाजन करते हैं। स्वर का विभाजन 4 तरह से हुआ है। एक तो श्वास के आधार पर, पहला, दूसरा जिह्वा के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर और चौथा मुखाकृति के आधार पर। श्वास के आधार पर जो अभी हमने आपको बताया, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर, दीर्घ स्वर के अंतर्गत 3 स्वर और संयुक्त स्वर के अंतर्गत 4 स्वर। जिह्वा के आधार पर यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का जो विभाजन हुआ है, तो इसके अंतर्गत हमें 3 मिलता है। जिह्वा के आधार पर स्वर का विभाजन 3 तरह से करते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। प्रश्न पूछता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो 3 तरह से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब होता है ना जीभ का जो अगला वाला हिस्सा है, यानी ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग कार्य करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसमें जीभ का बीच वाला भाग कार्य करता है, यानी ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जबकि पश्च स्वर जो होता है, जीभ का जो पिछला वाला भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री से ऋषि। मध्य स्वर के अंतर्गत एक ही स्वर आता है और ये अ है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर है, ये खाली एक है अ। और पश्च स्वर जो होता है जीभ का पछला भाग, इसके अंतर्गत 5 स्वर हैं। इसके अंतर्गत 5 स्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ी ऊ और ओ औ, ये पश्च स्वर है। और तीसरा जो होता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन, यानी होठ, ओष्ठ मतलब होठ, यानी होठ की आकृति के आधार पर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ का आकार बदले, वही ओष्ठाकृति के आधार पर विभाजन किया गया। यानी जब हम जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति वृत्त के आकार हो जाए, वृत्ताकार, तो उसे वृत्ताकार स्वर कहेंगे। और जिन स्वर की उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति वृत्त का आकार न ले, उसे अवृत्ताकार, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन 2 तरीके से हुआ है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। और अवृत्ताकार के अंतर्गत 7 स्वर आते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। हमने आपको बताया स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या 11, यानी 4 और 7 मिला देंगे 11। यहां पर देखिए 5 1 6 6 5 11, और यहां पर भी देखेंगे तो 4 3 7 7 और 4 11। अब आइए देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन। मुखाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन जब हम मुखाकृति के आधार पर करते हैं तो इसके 4 प्रकार हो जाते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। समृद्ध का अर्थ होता है मुख द्वार लगभग इसमें बंद होता है। समृद्ध का अर्थ होता है मुख द्वार लगभग बंद होता है। और इसके अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ से ऋषि। अर्ध समृद्ध का अर्थ होता है, समृद्ध का अर्थ होता है मुख द्वार लगभग बंद रहता है, और अर्ध समृद्ध मतलब मुख द्वार लगभग आधा बंद रहेगा। अर्ध मतलब आधा, समृद्ध का मतलब बंद, यानी मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। और इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं, अ, ए, ओ। विपरीत का अर्थ होता है विपरीत, इसका अर्थ होता है वि से मतलब विशाल और वृत्त का मतलब यानी ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाए, लगभग पूरा खुल जाए, तो उसे विपरीत स्वर कहते हैं। तो विपरीत स्वर के अंतर्गत एक ही स्वर आता है जिसका नाम है आ। अगर हम आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो आगत स्वर है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछता है कि आगत स्वर कौन है, तो आ के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो आगत स्वर हो जाता है। जैसे डॉक्टर में आ पे चंद्र बिंदु लगेगा।
अर्ध विपरीत का जो चौथा प्रकार है, अर्ध विपरीत का अर्थ होता है कि मुख द्वार आधा खुला रहता है, मुख द्वार आधा खुला रहता है। जैसे विपरीत का अर्थ होता है मुख द्वार पूरा खुला रहता है, और अर्ध विपरीत का अर्थ होता है मुख द्वार आधा खुला रहता है। इसके अंतर्गत दो स्वर आते हैं, अय और औ। अब हम आगे चलते हैं, ये स्वर का विभाजन हो गया। चलिए अब हम स्वर के उच्चारण के स्थान को देखते हैं, यानी स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर अ से लेके औ तक जो 11 स्वर हैं हमारे, उनका उच्चारण स्थान क्या है उसको देखते हैं। अगर हम अ की बात करते हैं, अ और आ की, तो ये कंठ से, कंठ मतलब गला से बोला जाता है। अ और आ कंठ से बोला जाता है। छोटी ई बड़ी ई ये तालु से बोला जाता है, तालव्य में, तालव्य स्वर है। ये क्या है? तालव्य स्वर। ये कंठ स्वर अ आ कंठ स्वर, ई और ई छोटी ई बड़ी ई तालव्य स्वर। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ स्वर है। ओष्ठ स्वर ऊ और बड़ा ऊ यानी ओष्ठ, ओठ से बोले जा रहे हैं, ओठ से बोले जा रहे हैं, ओष्ठ स्वर। और री जो है ये मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य उसे कहते हैं यानी जीभ की जो मुख द्वार में जो छत होती है, उसका जो पिछला भाग होता है, उसका जो पिछला भाग होता है वो तालु होता है, और जो आगे वाला भाग होता है वो मूर्धा होता है। आगे वाला भाग क्या होता है? जीभ की ऊपरी छत का जो आगे वाला भाग होता है वो मूर्धा होता है, और जीभ की ऊपरी छत का जो पिछला वाला भाग होता है उसे तालव्य बोलते हैं। तो अ आ कंठ से, छोटी ई बड़ी ई तालु से, और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से, और री को मूर्धन्य स्वर कहते हैं, री को मूर्धन्य स्वर कहते हैं। अब ए और ऐ ओ औ। अब ए को देखिए, क्योंकि हमने बताया ए का निर्माण अ और ई से मिलने से हुआ है, ए का निर्माण अ और ई के मिलने से हुआ है। तो अ कहां से बोला जा रहा है? अ कंठ से बोला रहा है, हमने अभी बताया। और ई कहां से बोला जा रहा है? तालव्य से। यानी अ और ई यानी कंठ और तालव्य जब मिलेंगे तो कंठ तालव्य स्वर हो जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे? और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऐ कंठ तालव्य है, ऐ भी कंठ तालव्य होगा। क्यों? क्योंकि ऐ का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। अ और ए जब मिल जाते हैं तो उससे कंठ तालव्य होता है, या अ और ए के मिलने से ऐ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ए का जो उच्चारण स्थान हमने बताया वो कंठ तालव्य है। यानी ए कैसे बनता है? अ और ई से, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालव्य, तो कंठ तालव्य ये भी हो जाएगा। ओ की जब हम बात करते हैं, ओ का निर्माण अ और ऊ से हुआ है। अ कंठ से बोला जाता है और ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, यानी कंठ में जब ओष्ठ जोड़ेंगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ स्वर हो जाएगा। और इसी तरह से औ की भी अगर हम बात करें तो औ का निर्माण जो होता है अ और ओ से होता है, और इसमें ओ अभी हमने बताया कि अ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी ये भी कंठ और ये कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठोष्ठ स्वर। ये स्वर का उच्चारण स्थान था। अ आ कंठ, ई ई तालव्य, उ ऊ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, और ओ और औ कंठोष्ठ। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने आपको बताए स्वर से संबंधित। अब स्वर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन के बारे में हम अब अगली क्लास में आपको बताएंगे। ये स्वर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने बताने का पूरे अच्छे से प्रयास किया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। आशा है, उम्मीद है कि इसको समझाने का हमने अपने तरह से बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।